जनरल इंस्ट्रक्शंस का आखिरी पॉइंट ये है, द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक एंड द प्रॉम्प्ट। टॉपिक और प्रॉम्प्ट में क्या फर्क है? देखो, टॉपिक होता है जो आपके सामने लिखा है। ये देखो, 2016 का ये टॉपिक है एक ऐसे का, फ्राइल्टी डायनेमिज वुमेन। 2019 का टॉपिक है, लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। और 2023 का एक टॉपिक है, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक्स हैं। अब अगर मैंने टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है तो फिर जो कह रहा है वही लिखो। फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्स देने की क्या जरूरत है? औरत अगर कमजोरी, फ्राइल्टी द नेम इज वुमेन, औरत कमजोरी का नाम है, वीकनेस का नाम है, तो लिखो कि औरत जो है वो फसाद की जड़ है। वीकनेस है उसके अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है, दुनिया में तबाहियां फैला दी उसने। फिर ऐसा स्टांस उठाओ, उठाओगे? नहीं उठाओगे। भाई इसको दिमाग नहीं मानता। तो मैंने अगर इस टॉपिक के ऊपर लिखना है तो मैं तो फिर सारा गलत लिखूंगा। हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं, ऐसी लेडीज हु कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटल एंड सोशल डेवलपमेंट अलॉट, हु सर्व्ड ह्यूमैनिटी सेल्फलेसली। मैडम रूथ फाउ की मिसाल आपके सामने है। वो जर्मन जो लेडी डॉक्टर थी, पाकिस्तान में रही सारा अरसा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मिसाल आपके सामने। और बेशबहा खवातीन है। तो मैं कैसे कह दूं कि फ्राइल्टी द नेम इज वुमन? वी हैव एक्सीलेंट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स एंड राइटर्स एंड पोएट्स। तो हमारे पास तो इसका मतलब है कि मैं, अच्छा अब ये जो टॉपिक है वो कह रहा है कि फ्राइल्टी डायनेमिक वुमेन, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ प्रॉम्प्ट है वो ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वाकई वुमेन इज अ सिंबल ऑफ वीकनेस? क्या वाकई आप ऐसा समझते हैं? तो आप अपना स्टांस दें। देखो ना, अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूं। देखो, ये जो मैंने इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी, तो मैं इसी के मुताबिक लिखना शुरू कर देता, हाँ जी क्रिएटिविटी मर गई, खत्म हुई, तबाहियां फैल गई हर तरफ। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो खुद क्रिएट कर रहा है चीजें, तो डेथ ऑफ क्रिएटिविटी कहां से हुई? हाँ, फिर मैं आगे अपनी बहस बढ़ाऊंगा कि ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात हो रही है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्रिएट कर रहा है, ऐसा ना हो कि इट वुड सप्लैंट द ह्यूमन क्रिएटिविटी, इट वुड रिप्लेस द ह्यूमन क्रिएटिविटी। यानी टॉपिक के अंदर एक बहस छुपी हुई है, उस बहस को पहचानने का नाम प्रॉम्प्ट है। ऐसे का जो टॉपिक होता है उसके अंदर एक बहस छुपी होती है, उस बहस को डी कोड करने का नाम है प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन। तो देखें, यही यही मिसाल आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से अब अगर मैं, अच्छा अब अगर मैंने टॉपिक पे ही लिखना है तो ये टॉपिक है, लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। 2019 का टॉपिक है। तो क्या, अगर मैंने टॉपिक पे ऐसे लिखना है तो क्या मैं ये लिखूं कि वर्शिप प्लेसेस जो हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं, चर्चेज भी हैं, मॉस्क्स भी हैं, स्टूपास भी हैं, मोनेस्ट्रीज भी हैं। फिर मैं उनके आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर बात करूं। फिर मैं लाइट्स के ऊपर बात करूं कि कितनी लाइट होनी चाहिए कॉरिडोर्स के अंदर। आप वहां पर क्या नाम है, बल्ब भी लगवाएं और एनर्जी सेवर्स वहां पर लगवाएं, ट्यूब लाइट्स लगवाएं। ये मुराद है लेट देयर बी मोर लाइट? ये मुराद है कि खिड़कियां दरवाजे बड़े कर दो कॉरिडोर्स के अंदर? ये मतलब है? अगर टॉपिक पे लिखना है तो इसका मतलब है कि लाइट की किस्में बतानी शुरू कर दें, सोलर लगवा दें फिर। सोलर सोलर लगवाने की तो बात नहीं हो रही ना यहाँ। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट छुपा हुआ है, टॉपिक के अंदर एक बहस है, एक डिबेट है। प्रॉम्प्ट का मतलब वैसे स्टिमुलेट करना होता है, उस प्रॉम्प्ट को समझो। अब यहां पर लाइट से मुराद हो सकता है कि द लाइट ऑफ अवेयरनेस हो सकता है कि लाइट लाइट ऑफ नॉलेज हो सकता है कि लाइट ऑफ टॉलरेंस हो, इसका हो सकता है कि लाइट ऑफ न्यूनेस हो, लाइट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। इसका मतलब वर्शिप प्लेसेस की क्यों मिसाल दी गई? कि देखें, लोगों को जहां से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो या तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बाकी जो तालीमी इदारे हैं, या तो वहां उस्ताद और शागिर्द के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हो रही होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉलेज इंपार्ट हो रहा होता है, वहां पर हिदायत मिल रही होती है, इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है। दूसरा, मेजर जगहों में से एक जगह वर्शिप प्लेसेस भी हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, अपने इमाम की बात सुनते हैं, वो लोग अपने पादरियों की बात सुनते हैं, वो लोग अपने क्या नाम है, पंडितों की बात सुनते हैं। तो वर्शिप प्लेसेस ऐसी जगह हैं जहां पर लोग बात सुनते हैं। अब लाइट से मुराद वो ट्यूबलाइट नहीं है यहाँ पर।
लाइट से मुराद अवेयरनेस भी हो, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। ब्रदरहुड हो सकता है, टॉलरेंस हो सकती है, क्या नाम है, नॉलेज हो सकता है। तो लाइट से मुराद कई और चीजें हैं, तो मैंने इसके अंदर छुपे हुए प्रॉम्प्ट को डिकोड करना है, उस पे ऐसे लिखा। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर आप देखो तो ये लिखा है, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब देखो बेटे, बात सुन। अब ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट तो है, ये वाला पार्ट मैं मानता हूं, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसको भी मैं पार्शली मानता हूं। ठीक है, आई कैन नॉट अग्री अग्री टू दिस स्टेटमेंट होली एंड सोलली। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जहां पर इंटरनेट ही ठीक नहीं आता, वहां ऑनलाइन लर्निंग कहां पे कन्वीनियंट हो गई भाई? 5G का जो स्टूडेंट्स मेरे बाहर गए हुए हैं वो बताते हैं कि वो 5G तो बहुत तगड़ा है, वो तो मतलब इंटरनेट इतना फास्ट है कि हैरान होते हैं वो लोग बाहर जाकर। हमारे यहाँ तो यहाँ 4G भी पूरा नहीं आता, तो कैसे कन्वीनियंट हो गए? खैर चलें, कन्वीनियंट है। जैसे आजकल यही मिसाल देख लें कि गर्मी बहुत थी और मुझे हार्ट का इशू था, तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि बेटे मैं नहीं इतनी गर्मी में आ सकता, आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ लो, ठीक है, चलो कन्वीनियंस तो है। लेकिन बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब इसके ऊपर मेरी बहस है कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। फेस टू फेस क्लासरूम, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है स्टूडेंट टीचर का क्लासरूम में, उसकी उसका तो नेमुल बदल है ही कोई नहीं, उसका भाई कोई नेमुल बदल नहीं। देखो, जो चीजें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह एक दरख्त है नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत दरख्त तो आप बना लोगे, उस जैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ह्यूमंस का इंटरेक्शन है, ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, इसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। शायद आज से कोई 10-15 साल बाद ये मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन अब तक मेरी हम्बल ओपिनियन में ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है उसको रिप्लेस कोई चीज नहीं कर सकती। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, इन दोनों को मिला के कोई बहुत अच्छा तरीका एजुकेशन का निकाल लें सामने। क्लासरूम में भी, ट्रेडिशनल क्लासरूम को भी, उसके अंदर भी इनोवेशन लेके आ जाएं। और जो ऑनलाइन लर्निंग में जो सहूलियात हमें मौजूद होती है, जैसे हमें सॉफ्ट कॉपीज मिल जाती हैं, तो आप ट्रेडिशनल क्लासरूम को और ऑनलाइन जो लर्निंग है उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, दोनों क्वालिटीज को इकट्ठा करके मोर इफेक्टिव बना दें एजुकेशन को। ये हो सकता है। अब ये मेरे दिमाग में इसका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, मैं इस स्टेटमेंट के हक में नहीं हूं। तो लिहाजा टॉप फिर मैं देखें, फिर अब मैं इसको एक दोबारा गुजारिश करूं कि टॉपिक के ऊपर ऐसे नहीं लिखा जाता, टॉपिक के अंदर जो छुपी हुई बहस है जिसको मैं प्रॉम्प्ट बोलता हूं, उसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, उसके ऊपर आपका स्टांस बनता है। तो लाजमी नहीं है कि जो लिखा हुआ है आप उसी के ऊपर ऐसे लिखा हो और हाँ में हाँ मिलाते हो। वो ही वॉन्ट्स टू रीड योर क्रिएटिव वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। ही वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, योर ओन कॉल। आप जो समझते हो इस टॉपिक के बारे में वो सुनना चाहता है। वो ये देखता है कि आप इस टॉपिक पे क्या आर्ग्यूमेंट बनाते हो, क्या एनालिसिस देते हो, आपका अपना, आपकी अपनी भी कोई स्टैंडिंग है, आपका अपना भी कोई जहन है। तो मैं क्यों कह दूं कि ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट? कन्वीनियंट तो है बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो इसके अगेंस्ट लिखूंगा। और लिखने के बाद फिर मैंने कोई ना कोई सोल्यूशन तो देना है ना। फिर मैं सोल्यूशन में जैसे मैंने गुजारिश की कि दोनों की जो क्वालिटीज हैं, दोनों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको इकट्ठा करें और एजुकेशन और नॉलेज को आगे बढ़ाएं।
वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो या वो ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग हो या वो क्लासरूम में लर्निंग हो। तो पर्पस उसका क्या होना चाहिए? पर्पस उसका होना चाहिए कि एजुकेशन का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन है वो बेहतर हो, और जो कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो बेहतर हो, और टीचर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी अच्छी। तो लिहाजा अब जब हम किसी, अब हमने आगे कल जो बात करनी है, कल तो खैर मैंने मेरा ख्याल है कि एनालिसिस आपको देना है पास्ट पेपर्स का। तो एक दो दिनों के अंदर मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूंगा आपके साथ मिलके, तो तब देखिएगा कि हम किस तरीके से टॉपिक के ऊपर रिस्पॉन्स देते होते हैं। किस ऐसे लिख रहे हो, वो आपकी प्रेजेंटेशन है ना बेटे? हम्म। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ना। बुरी अगर हैंड राइटिंग है तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो वो आपका आपका स्टांस और आपका एक्सप्रेशन तो वो बाद में देखेगा। वो पहले तो ये देखेगा कि प्रेजेंट कैसे किया है आप। तो हैंड राइटिंग को ठीक करो, ये देखो, या तो सारा सीधा लिखो। और हैंड राइटिंग में दो तीन बातें होती हैं बेटे। एक, वर्ड्स के बीच में गैप एक जैसा होना चाहिए, और जो आप लिख रहे हो उसका एंगल एक जैसा होना चाहिए। या सीधा 90 डिग्री पे लिखो या फिर 60 डिग्री पे लिखो। कंपेयर कर लो इसके साथ, ये देखो कैसा तूफान है बदतमीजी मचा हुआ है यहाँ। आर्टिफिशियल का ए सीधा, आर भी सीधा, एफ फिर उसके बाद 60 डिग्री का। इंटेलिजेंस में डबल एल देखें, ये बिल्कुल 90 के एंगल पे। हैज जो है इसका एज जो है वो फिर अटैलिक में। अच्छा, फिर इस ए का साइज देखें, इस ए का साइज देखें, इस एडवाइजेस के लफ्ज को देखें। ए सीधा, बी टेढ़ा। रिलाय को जरा देखें कैसा बुरा लगता है ये। किलिंग में देखें, इस एल को देखें और दूसरे राइट साइड वाले एल को देखें, कितना डिफरेंस है इसके अंदर। तो जब आप टेढ़े मेढ़े एंगल्स के साथ लिखते हो तो इस तरह एक बैड इंप्रेशन रीडर, रीडर जो है वो असल में उसका, हर देखो हर इंसान के अंदर जौके जमाली आता है बेटे। एस्थेटिक सेंस तो हर किसी में मौजूद है ना। तो गंदी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो तुमने बहुत अच्छा भी लिखा होगा, आपका स्टांस बड़ा तगड़ा होगा तो इफेक्ट होगा उसके ऊपर। और मजे की बात यह है कि एक नॉर्मल सी स्टांस हो, कोई बहुत हाई फाई स्टांस ना भी हो, और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया हो तो वो रिवार्ड ले जाता होता है। तो ये एक, फिर देखें गैप्स को देखें यहाँ पर, ये इन दोनों लफ्जों के बीच में देखें, इन लफ्जों के बीच में देखें, गैप्स भी डिफरेंट है। तो जो जब आप इस किस्म का डॉक्यूमेंट उसके सामने लेके जाते हो तो उसका जो मूड जो आप खराब करते हो, जो उसके, जो आप उसकी एस्थेटिक टेस्ट के ऊपर हिट करते हो, तो फिर वो नंबर भी खींच के देता है। तो हैंड राइटिंग ठीक करो अपनी।